वेलकम ऑल। जो आज का टॉपिक है लर्निंग का वो है फील्ड एंड वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को क्यों स्टडी करें हम, आज डिटेल में समझाया जाएगा आपको। कोई भी सब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं पहले ये सोचें कि उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों उसे स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे आज। कंटिन्यूटी में लेक्चर लगेगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कूलम्स लॉ, गोज लॉ एप्लीकेशंस, बाउंड्री कंडीशन, पॉइसन लैप्लास इक्वेशन, मेथड ऑफ इमेजेस, यूनिकनेस थ्योरम, कंटिन्यूटी इक्वेशन और भी 2 या 3 टॉपिक एक्स्ट्रा हम करेंगे। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करेंगे। तो जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 2 वर्ड से बना है। इलेक्ट्रिक भी है इसमें और मैग्नेटिक भी है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज स्टडी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट और इन मोशन। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन ही आ गया ना आपके पास। इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में, वो रेस्ट में और मोशन में कैसे बिहेव करेगा उसकी स्टडी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही आपके पास वेव्स जनरेट होती हैं, वो वेव्स प्रोपेगेट होती हैं, वो बाद में देखेंगे। जो हम आज स्टडी करने वाले हैं वो रेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक केस बोला गया है उसको। जो स्टैटिक केस है वो स्टडी करेंगे, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैटिक केस। इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करेंगे हम, जहाँ पे जो चार्ज है उसको रेस्ट में बोला गया। तो फील्ड क्या है, ये छोटी छोटी टर्म है, वो पहले पता होनी चाहिए आपको कि है क्या। फील्ड क्या है? फील्ड है स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब स्पेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्वांटिटी विच मे और मे नॉट बी फंक्शन ऑफ टाइम, उसको क्या बोलेंगे? फील्ड। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिए एक्स वाई जेड, 3D की बात कर रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कि मैं एक्स वाई जेड में कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा उसका बिहेवियर है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो फील्ड होगी आपके पास। फील्ड कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो फंक्शन टाइम का हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो ये फील्ड्स ही हैं। इसको अब डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन जो आता है कि ये रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सब्जेक्ट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। तो उससे पहले हम सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। ये कोई प्रॉब्लम है, इसमें सिंपल प्रॉब्लम ले ली हमने। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक है इंडक्टर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आ गया, ये इंडक्टर आ गया। इसमें ये वोल्टेज आ गई तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या क्या था हमारे पास है सर्किट थ्योरी या नेटवर्क एनालिसिस, नास बोला है जिसको, ठीक है। जिसने सबका नाश किया हुआ है वो सब्जेक्ट नेटवर्क एनालिसिस, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मानते हैं इसको, सप्ली भी आती। चलो, तो KVL KCL बना हुआ है, थ्योरम्स बनी हुई हैं जिसकी हेल्प से हम ये सर्किट सोल्व कर सकते हैं। इजीली सोल्व हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई एंटीना है आपके पास, एंटीना या कोई वायर ही है कंडक्टर की, उसको अगर AC दे दी, दूसरे एंड को ग्राउंड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? ये रेडिएटर बन जाएगा, ये वेव्स जनरेट करेगा फ्री स्पेस में। एंटीना तो कोई भी एंटीना का एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल ना लो, एंटीना का एग्जांपल ले लो। अगर एंटीना क्या करता है? रेडिएट करता है, सिग्नल सेंड कर देगा। मोबाइल फ़ोन्स हैं सबके पास, वाईफाई ब्लूटूथ यूज़ करते ही हो, इंटरनेट भी आ रहा है आपके पास। तो जो सिग्नल जो है वो एंटीना कैसे रेडिएट कर रहा है? एक तो ये प्रॉब्लम। जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में ये एग्जांपल ले सकते हो आप। एक शीट है आपके पास जिसमें एक होल है और यहाँ से कोई वेव आ रही है, इंसिडेंट वेव बोल देते हैं इसको। अगर ये वेव है
कोई भी वेव है, कोई सिग्नल आ रहा है आपके पास, तो ये कंडक्टर है, इसमें एक होल हो रखा है और इसके पीछे कोई पॉइंट है P यहाँ पे, तो ये इंसिडेंट वेव इसको पास करती हुई इस पॉइंट पे पहुँचेगी, तो यहाँ पे हमें कुछ सिग्नल मिलेगा। ठीक है, दोबारा देखो इसको, ये कंडक्टर है, कोई कंडक्टर में होल है और ये कोई वेव है इंसिडेंट वेव, तो ये प्रोपेगेट करके इस पॉइंट पे P पे पहुँच जाएगी, चाहे बीच में ऑब्स्टेकल है, होल है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगी। अब ये जो फेनोमेना है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये सर्किट थ्योरी या NAS बता सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है इनको? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए तो क्लोज सर्किट चाहिए ना आपको। NAS क्या कहता है कि क्लोज सर्किट है तभी करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे सर्किट थ्योरी फेल होगी। सर्किट थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि एंटीना कैसे रेडिएट करता है, एंटीना से कैसे आपके पास सिग्नल जनरेट हो गया, फ्री स्पेस में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। दो एंटीना के बीच में ये एक एंटीना ट्रांसमीटर है, ये यहाँ पे रिसीवर है, इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? फ्री स्पेस में है, वायर्ड भी नहीं है, तो कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों में, वो नेटवर्क थ्योरी और सर्किट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या है, ये दूसरी प्रॉब्लम भी है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हो, तो उसके लिए एक थ्योरी अलग की ज़रूरत है। वो थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। सो ये आ गई EM थ्योरी, EMT बोल दिया जिसको, नई थ्योरी इंट्रोड्यूस होगी। आइए अब देखते हैं कि जो EMT है वो नेटवर्क से कैसे डिफरेंट है। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जो NAS है उसमें हम वोल्टेज की, करंट की या पावर की बात करते हैं, जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर क्या है? जिसका सिर्फ एम्पलीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और जो EMT है उसमें हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और करंट की जगह यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज भी हैं, वो तो है ही है, वोल्टेज और करंट तो है ही है, पर जो है ज़्यादातर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? जिनका एम्पलीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जो ये वोल्टेज करंट हैं, ये फंक्शन होते हैं टाइम के। जो नेटवर्क सर्किट थ्योरी होती है, नेटवर्क थ्योरी होती है, उसमें ये फंक्शन टाइम के होते हैं सिर्फ, ठीक है, और किसी चीज़ का फंक्शन नहीं होता, टाइम की वेरिएशन होती है सिर्फ। यहाँ पे टाइम के साथ साथ स्पेस की वेरिएशन भी है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अब स्पेस की वेरिएशन तो आएगी, दो एंटीना आ गए, उनके बीच में कम्युनिकेशन को बताना है, तो स्पेस की वेरिएशन तो बतानी पड़ेगी। इसके कोऑर्डिनेट XY, X1, Y1, Z1 है, इसके हैं X2, Y2, Z2, तो स्पेस की वेरिएशन तो होगी, तो टाइम के साथ साथ स्पेस की वेरिएशन भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर लिखूंगा तो वो X, Y, Z और साथ में T भी रहेगा। तो ऐसे ही जो वेरिएबल है वो बढ़ जाएंगे। अगर वेरिएबल बढ़ गए तो यहाँ पे क्या था, सिंपल डिफरेंशिएशन था, और इंटीग्रेशन भी सिंपल था, d/dt ऑफ v di/dt, ये पावर का भी ऐसे डिफरेंशिएशन था। पर यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एक से ज़्यादा है। तो आप ऐसे लिखोगे कर्ल E बाय कर्ल X, या कर्ल E कर्ल Y, कर्ल E कर्ल Z, कर्ल E कर्ल T। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल होगा। जो अगला डिफरेंस है वो ये है कि जो पैरामीटर थे यहाँ पे वो थे लम्प्ड पैरामीटर की बात की। लम्प्ड पैरामीटर क्या है? अब आपने पैरामीटर देखोगे तो ये था आपके पास, ये जो पैरामीटर हैं, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, ये जो पैरामीटर्स हैं इनको आप, ये फिक्स हैं। लेट अस से जो R की वैल्यू है वो 100 ओम है, और जो इंडक्टेंस है इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, मिली हेनरी में है, लेट अस से 2 मिली हेनरी थी वैल्यू। अब इसको आप सर्किट में से उठा सकते हो, इसको यहाँ से उठा के डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, मतलब यहाँ से उठा दिया तो सर्किट में क्या रह गया, सिर्फ ये सर्किट रह गया आपका, सिर्फ यहाँ पे पावर सप्लाई लगी हुई थी, ठीक है, वोल्टेज लगी हुई है यहाँ पे। तो लम्प्ड पैरामीटर क्या है, जिसको आप उठा सकें, पिक एंड प्लेस कर सकें कहीं पे, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन होगी लम्प्ड पैरामीटर की। यहाँ पे जो पैरामीटर हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब, लेट अस से कोई ट्रांसमिशन लाइन ले लो, ट्रांसमिशन लाइन है,
ये एक एंटीना, दो एंटीना के बीच की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें उसका रेजिस्टेंस भी होगा, उसका इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा उस लाइन का। कोई भी वायर ले लो, वायर में इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सब कुछ होता है, क्योंकि इसके बीच में कुछ वायर आ गई, 100 मीटर की वायर होगी, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है, पर वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप ऐसा नहीं कहते कि ये रहा रेजिस्टेंस, आप इसको ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस प्लेस से पिक कर सको, इसको इसमें से निकाल नहीं सकते ना, किसी वायर में से रेजिस्टेंस तो नहीं निकाल सकते। फ्री स्पेस का भी रेजिस्टेंस है, फ्री स्पेस का इंडक्टेंस भी है, वो भी नहीं निकाल सकते आप। तो इंडक्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है, सब कुछ है, पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें कैसे डिफाइन करोगे? 100 ओम रेजिस्टेंस है किसका? 1 मीटर लेंथ का, सो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इस तरह ही इंडक्टेंस कितना है? 2 मिली हेनरी है, कितने का? 1 किलोमीटर का। सो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, जो पर यूनिट लेंथ जहां भी आ गया, वो जो पैरामीटर आ गए वो क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर हो गए। तो ये डिफरेंस है इसमें। और इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये अगर EMT है, इसको मैं EMT बोल रहा हूं इतने बड़े डोमेन को, तो इसका सब पार्ट एक जो नेटवर्क थ्योरी है वो रहेगा, NAS या जो सर्किट थ्योरी है इसका सब पार्ट है छोटा सा। तो ये आ गया आपके पास। अब बात करते हैं हम कि स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। स्टार्टिंग के लिए हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि वही लेके चलेंगे हम। तो उन क्वांटिटीज़ में एक क्वांटिटी आ गया चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो चार्ज पता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, जो ये यही स्टडी करेंगे थ्रू आउट हम कि ये कैसे बिहेव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है, वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें जो क्वांटिटीज़ लेंगे हम, चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे हम। रो को चार्ज डेंसिटी कहा है हमने, ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी है रो, इसको ही यूज़ करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है वो हम दे रहे हैं। तो इसमें 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होगी। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये लाइन चार्ज डेंसिटी है। तो तीनों में जब वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब आपके पास सरफेस आएगा तो सरफेस, लाइन आएगा तो लाइन। और जो करंट है, करंट का जो रिलेशन है वो भी हमें पता होना चाहिए, उसको हम देंगे dQ/dt। तो ये करंट का रिलेशन है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए जब भी हम बात करेंगे, हम फील्ड एंड वेव में जो सब्जेक्ट है उसमें करंट डेंसिटी की बात करेंगे, करंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक वेक्टर चाहिए। और इसका रिलेशन जो है ये आता है I/A एरिया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो करंट है वो आ गया आपके पास J.ds, ये करंट आ गया टोटल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब और क्वांटिटीज़ भी हैं मेरे पास जिनका आपको ध्यान रखना है। वो क्वांटिटीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी ये है ई, ये याद रखना है। इसका यूनिट जो है वो रहेगा वोल्ट पर मीटर। दूसरी जो क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम डी से डिनोट करेंगे। इसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी बोला गया है, ये याद रख लें, बाद में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला गया है इसको। इसकी जो यूनिट है वो है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये याद कर लें। ये दो ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में सी, ई और डी, इन दोनों को ही बार बार चेंज करते रहेंगे। और एक जो टर्म है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये यूज़ होगी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यूज़ आप याद कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग हो रही है बस, कि ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, तब इजी रहेगा फील्ड पढ़ना। अब ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये पता नहीं होती चीज़ें। अगर ये पता नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, परमिटिविटी बोला गया है, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। फ्री स्पेस के लिए इसको एप्सिलॉन नॉट बोला गया है, ठीक है। क्या क्या वैल्यू है इसकी? इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 या 1/36π × 10⁻⁹
जो यूनिट हैं वो हैं फेरेड पर मीटर। तो फेरेड पर मीटर क्या हुआ, फेरेड किसका यूनिट है, कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट पर मीटर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर आ गया फ्री स्पेस का। तो ये क्या है, ये फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन नॉट फेरेड पर मीटर। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मैंने बताया है, यूज करते हैं इसमें। तो फेरेड पर मीटर का मतलब कैपेसिटेंस पर यूनिट पर मीटर, ठीक है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। सो ये जो एप्सिलॉन परमिटिविटी है ये कैपेसिटेंस है किसका, फ्री स्पेस का। ऐसे ही परमिएबिलिटी है मेरे पास म्यू नोट, इसकी वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। यूनिट क्या है, हेनरी पर मीटर। अब ये क्या है, हेनरी पर मीटर। हेनरी किसकी यूनिट है, इंडक्टेंस की। तो ये जो है परमिएबिलिटी जो है वो फ्री स्पेस का इंडक्टेंस है पर यूनिट लेंथ, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है अगेन। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है c इज इक्वल टू 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यूज पुट कर दोगे यहाँ पे इसकी 8.85 या 1.36 पाई वाली, और म्यू नोट की भी। तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपके पास 3 × 10⁸। ये रिलेशन होल्ड करता है, c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अब स्टार्ट करते हैं हम कि एक ऑपरेटर और है हमारे पास, थोड़ा सा वेक्टर भी पढ़ना पड़ेगा हमें। ये जो स्पेस वेरिएशन देता है, मैंने स्पेस वेरिएशन की बात की थी, तो स्पेस वेरिएशन देता है हमारे पास डेल। ये है डेल ऑपरेटर, इसका भी पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज कर रहा हूँ सिर्फ अभी सिंपलिसिटी के लिए। ax कर्ल बाय कर्ल x, ay कर्ल बाय कर्ल y, az कर्ल बाय कर्ल z। ये जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और ये क्या दे रहा है, जो एक्स वाई जेड है इसमें वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है मैंने। तो ये डेल जो है वो स्पेस वेरिएशन देता है कि कितनी स्पेस वेरिएशन हो रही है। तो इसको यूज करेंगे बार बार हम। इसका प्रोडक्ट अगर सिंपल प्रोडक्ट है किसी भी स्केलर के साथ, लेट अस से हम बात कर देते हैं कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी वोल्टेज है, तो ये अगर सिंपल प्रोडक्ट आ गया इसको हम कहेंगे ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट हो गया। अगर डॉट प्रोडक्ट है इसका किसी भी फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही आ गया डॉट प्रोडक्ट, तो वो आ गया आपके पास डाइवर्जेंस। डी स्टैंड फॉर डॉट और डी फॉर डाइवर्जेंस, ऐसे याद करोगे इसको। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट है किसी फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही कह देते हैं, तो इसको कहेंगे सी स्टैंड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट और सी स्टैंड फॉर कर्ल। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। ग्रेडियंट सिंपल मल्टीप्लिकेशन स्केलर का होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। जो ऊपर एरो है, एरो वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है, कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। जिसके ऊपर एरो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब करंट के ऊपर नहीं लगाया हमने, जे के ऊपर लगाया हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो ये जे जो है वेक्टर क्वांटिटी है, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो डेल क्रॉस ई वो कर्ल है, डेल डॉट ई वो डाइवर्जेंस है। और सिंपल कुछ नहीं लिखा हमने, सिंपल डेल के साथ कुछ भी लगा दिया है स्केलर क्वांटिटी, तो वो ग्रेडियंट है। तो इनका सिग्निफिकेंस है। जो ग्रेडियंट है सिंपल बता रहा हूं, ग्रेडियंट देता है आपके पास मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मैक्सिमम ये याद कर लो, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी इज गिवन बाय ग्रेडियंट। जो ये डेल डॉट ई है, डाइवर्जेंस क्या देता है, नेट फ्लो। नेट फ्लो या नेट फ्लक्स कितना है आपके पास, वो डाइवर्जेंस देता है। कर्ल क्या देता है, कर्ल देता है नेट सर्कुलेशन, कि नेट सर्कुलेशन फील्ड का कितना है वो कर्ल बताता है। ये याद रखना है हमेशा। सिंपल बता दिया आपको, डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, सिंपल टू द पॉइंट लेके चल रहे हैं। इजी वे में बताया जाएगा। ये चीज़ें याद रखोगे तो फील्ड इजी लगेगी, वरना ये सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगेगा। आइए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस करते हैं क्या है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो केस है जिसमें चार्ज होंगे, और सोर्स की बात कर रहे हैं, वो रेस्ट में होंगे, दे आर इन रेस्ट, चार्ज एंड सोर्स एट रेस्ट। और जो फील्ड है, फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी। जो फील्ड है वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, फील्ड इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। क्योंकि ये केस जो रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सिंपल याद रखें। और जो इसके अपोजिट रहेगा वो डायनामिक केस आ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं।
EM वेव बनती हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो ये बाद में देखेंगे कंसेप्ट, पहले सिंपल केस स्टडी करते हैं कि जो आपका सोर्स है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, सोर्स रेस्ट में है और फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। इसको स्टडी करने के बाद हम बाद में EM वेव स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट केस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, ठीक है। और अब अगर हम फील्ड को डिफाइन करें, फील्ड है क्या, तो फील्ड इज अ स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी विच मे और मे नॉट बी फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, इसमें कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये भी एक तरह का क्या है, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये क्या है, फंक्शन है टाइम का। तो चार्ज अगर होगा आपके पास, कोई भी चार्ज है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो पॉजिटिव चार्ज से आपके पास एक फील्ड निकलती है आउटवर्ड। ओके, वो फील्ड क्या होगी, ई फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड निकलती है फील्ड, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेम ही बात कह सकते हो, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका अपोजिट रहेगा, इन्वर्ट रहेगा उससे, वो सिंक की तरह काम करता है। ये सोर्स की तरह, पॉजिटिव चार्ज जो है वो सोर्स की तरह काम करता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरह से सिंक की तरह काम करता है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है फील्ड को। सो ये तो हो गया फील्ड। अब हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, कोई भी आपने फील्ड को डिफाइन करना है, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये। तो अगर आपको उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आपको डाइवर्जेंस और कर्ल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। डाइवर्जेंस और कर्ल मैंने बताया था, डाइवर्जेंस क्या, डेल डॉट ई इज डाइवर्जेंस, ये अभी बात कर चुके हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या है, डाइवर्जेंस स्टैंड फॉर नेट फ्लो। अब नेट फ्लो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस हो रही है, चार्ज से। जितना ज़्यादा चार्ज होगा या चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा नेट फ्लो होगा। पहले बता चुका हूँ, डेल डॉट ई क्या है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ये है डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस क्या देगा, नेट फ्लो। तो नेट फ्लो या नेट फ्लक्स की बात करें, नेट फ्लक्स या नेट फ्लो और नेट फ्लो, ये देगा आपके पास दिस डाइवर्जेंस। तो नेट फ्लो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, चार्ज डेंसिटी के। अगर चार्ज डेंसिटी इतनी है तो जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ज़्यादा नेट फ्लो। तो इसके लिए एक कांस्टेंट लगा दिया हमने, एक वेट करने के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगा दिया, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्री स्पेस की बात हो रही है तो ये आ जाएगा, अगर फ्री स्पेस की बात नहीं हो रही तो एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से जो डेल क्रॉस ई है वो बताया था मैंने, वो नेट सर्कुलेशन देता है, मैक्सिमम सर्कुलेशन और नेट सर्कुलेशन कि मैक्सिमम सर्कुलेशन कितना है, नेट नहीं मैक्सिमम सर्कुलेशन, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम सर्कुलेशन कितना प्रोवाइड करती है। हमें पता है अगर स्टैटिक केस है, स्टैटिक का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये, इसमें कोई चार्ज को आप रखोगे तो वो फोर्स स्टेट डायरेक्शन में लगाएगा, वो रोटेशन मोशन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो डेल क्रॉस ई, अब ये नेट मैक्सिमम सर्कुलेशन कितना है ही नहीं, सर्कुलेशन तो प्रोवाइड नहीं करती ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेल क्रॉस ई जीरो होगा, हमेशा याद रखें। तो ये दो पोस्टुलेट आ गई हमारे पास, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट और डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इन दोनों को बोला है फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ, ये जो दो हैं यही चेंज होंगी बार बार, इनको याद कर लो बस अच्छी तरह से। ये हैं फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ ई फील्ड, तो इनको ही बार बार हम चेंज करने वाले हैं, इनसे ही मैक्सवेल इक्वेशन बनेगी, आगे देखेंगे हम जाके, ठीक है। इससे ही दो इक्वेशंस तो यही बन जाएंगी मैक्सवेल की, इन्हीं को मॉडिफाई करके, इससे फैराडे लॉ बनेगा, वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ याद रखो कि ये होता है। स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। अब ये कह सकते हो आप कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टैटिक की बात कर रहे हैं अभी, ये याद रखो, स्टैटिक की बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ मैं। स्टैटिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, इररोटेशनल होती हैं। इररोटेशनल मीन्स वो रोटेशनल मोशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास अब, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो और डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें आप क्या करो, इसमें एक दो थ्योरम्स हैं हमारे पास, डाइवर्जेंस थ्योरम
ये मैंने कराया नहीं अभी तक, डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको याद करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसको डायरेक्टली याद कर लेंगे अभी। और स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वॉल्यूम इंटीग्रल भी है हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल भी है और लाइन भी। वॉल्यूम इंटीग्रल में ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, वॉल्यूम मतलब थ्री डायमेंशन से बना है वॉल्यूम, ठीक है। लाइन जो सरफेस इंटीग्रल है, सॉरी सरफेस में कितने होंगे, डबल इंटीग्रेशन होगा, दो साइड्स होंगी इसमें सरफेस में। लाइन में क्या होगा, सिंगल साइड ही है आपके पास, वो लाइन आ गया, ठीक है, ये लाइन आ गया। और जो सिंगल डायमेंशन है वो लाइन आ गया, टू डायमेंशन आ गया वो सरफेस आ गया, थ्री डायमेंशन की बात हो रही है तो वॉल्यूम आ गया, ये कह सकते हो आप, इनडायरेक्टली रफली कह सकते हो इसको, ठीक है। तो अब हमें क्या होता है कि इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है वॉल्यूम टू सरफेस इंटीग्रल कन्वर्जन और सरफेस टू लाइन, ठीक है। इसका अपोजिट नहीं होता है, याद रखना कि यही साइकिल चलेगी कि जो थ्री इंटीग्रेशन है उसको टू में कन्वर्ट कर सकते हो, टू को वन में, तो ये साइकिल रहेगी, वॉल्यूम टू सरफेस, सरफेस टू लाइन, ये रहेगा। तो डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस का मतलब क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट। तो किसी फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, कोई भी फील्ड ले लो, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और फिर इसमें वी भी है तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल किसके इक्वल आया, वॉल्यूम किस में कन्वर्ट होगा, अब सरफेस में, तो ये आ गया सरफेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी फील्ड विल बी इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड, दिस इज डाइवर्जेंस थ्योरम, सिंपल याद रखना है आपने। दोबारा देखो, वॉल्यूम इंटीग्रल हो रहा है ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस हो रहा है ना, डेल डॉट ई इज डाइवर्जेंस ऑफ एनी फील्ड, ई फील्ड की बात हो रही है, इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आ गई डाइवर्जेंस थ्योरम। अब स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, स्टोक्स थ्योरम रहेगी आपके पास, ये किसके साथ है, स्टोक्स थ्योरम है कर्ल के ऊपर, और ये कन्वर्ट करेगी किसको, सरफेस टू लाइन। तो इसका अगर मैं क्या रखूं, सरफेस इंटीग्रल लूं, कर्ल का सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, कर्ल ऑफ एनी फील्ड और उसका सरफेस इंटीग्रल, वो इक्वल टू होगा लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड। सो ये ई डॉट डी एल के इक्वल आया। ये हमारे पास हैं स्टोक्स और डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको याद कर लो अच्छे से, दिमाग में बिठा लो, और जो फंडा मैंने बताया वो यूज़ करो। डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट ई आ गया आपके पास, डाइवर्जेंस ये हो गया ई का, और फिर वॉल्यूम इंटीग्रल भी आ गया, वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम से सरफेस कन्वर्ट होगा, सरफेस से लाइन। तो ये जो स्टोक्स थ्योरम है वो किस में कन्वर्ट कर रही है, सरफेस टू लाइन, इसका अपोजिट नहीं होगा, यही साइकिल रहेगा, वॉल्यूम टू सरफेस, सरफेस टू लाइन, ठीक है। तो ये दो थ्योरम्स हैं, इनको याद कर लो अच्छे से। अब मेरे को कन्वर्ट करना है इसका, अब ये डिफरेंशियल फॉर्म है। डिफरेंशियल फॉर्म क्यों है, क्योंकि इसमें डेल है, डेल मैंने बताया था, डेल ऑपरेटर है, और ये क्या है, स्पेशल ऑपरेटर है, स्पेस का ऑपरेटर है। तो इसकी वैल्यू ये थी, कर्ल एक्स कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, ए एक्स कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस ए वाई कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस ए जेड कर्ल अपॉन कर्ल जेड। अगर मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहा हूं तो इसके साथ ही अगर ये डेल लगा हुआ है तो ये कौन सी फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है। दोनों जहां भी डेल लग गया वो डिफरेंशियल फॉर्म है, हमेशा याद रखो, ये आगे तक काम आएगा आपको। डिफरेंशियल फॉर्म, डेल डिफरेंशियल, इसको मैंने इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये दो थ्योरम्स यूज होंगी। किसी भी डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो थ्योरम्स यूज होंगी, डाइवर्जेंस और स्टोक्स। तो इसमें देखो, ये इसका मैं वॉल्यूम इंटीग्रल ले लूँ बोथ साइड, तो टेक वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड, तो वॉल्यूम इंटीग्रल लेके ये बन गया डेल डॉट ई डी वी इज इक्वल टू, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल ले गए, ठीक है, दो वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। अब इस पे क्या अप्लाई करो, डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करो। क्या कहती है डाइवर्जेंस, डेल डॉट ई डी वी क्या है, ई डॉट डी एस। तो बाय यूजिंग दिस डाइवर्जेंस थ्योरम, यहाँ पे लिखना है आपने, बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, तो यू विल राइट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू व्हाट। अब ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंटीग्रल से तो बाहर आ जाएगा ना। और ये कितना हुआ, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस, ये आ गया टोटल चार्ज क्यू, सो ये आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया आपके पास, ये दोनों सेम है, चाहे तो ये लिख लो, लेट अस से ये इक्वेशन 1 है ऊपर वाली, ये 2 है,
अब ये 3 है, तो इक्वेशन 2 और 3 ये दोनों सेम है, फॉर्म अलग है बस। जो 2 है वो डिफरेंशियल फॉर्म है, जो 3 है वो क्या है, इंटीग्रल फॉर्म है। इसी तरह से ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसका लो अब तुम सरफेस इंटीग्रल ले लो बोथ साइड बाय टेकिंग सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। अगर सरफेस इंटीग्रल ले लिया तो ये बन गया आपके पास डेल क्रॉस ई डी एस इज इक्वल टू 0। अब कौन सी थ्योरम लगेगी, ये थ्योरम लगा दो यहाँ पे। ये कौन सी थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम, बाय अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम। तो इसको लिख सकते हो लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम है, अब हमेशा याद रखो, ठीक है। जो क्रॉस प्रोडक्ट में है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डेल क्रॉस ई है तो उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ई डॉट डी एल, इसमें मतलब कंफ्यूज मत होना, इसको मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा। अगर आपके पास डेल डॉट ई है तो वो इक्विवेलेंट है किसके, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस के, इसको मैं डायरेक्टली लिखूँगा। सरफेस इंटीग्रल आ गया है भी। तो अब सिर्फ ये देखना है कि कौन सी फॉर्म आपके पास डिफरेंशियल है, कौन सी आपके पास इंटीग्रल फॉर्म है। तो ये जो है इसको गोजला भी बोला है, इसको भी देखेंगे, ये गोजला है, ठीक है। इसको अभी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो पोस्टुलेट आ गई, अभी गोजला को दोबारा देखेंगे, अभी गोजला नहीं आया है मेरी तरफ से, ठीक है। इसको भी डिटेल में देखेंगे कि क्या है ये। तो आपके पास जो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स आ गई वो फंडामेंटल पोस्टुलेट रट लो, ये बार बार यूज़ होंगी। ये फंडामेंटल पोस्टुलेट्स जो हैं ई फील्ड की, ये बार बार यूज़ होने वाली हैं। तो जो डिफरेंशियल फॉर्म है, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म का भी पता होना चाहिए आपको, डिफरेंशियल फॉर्म है क्या, डेल लगा तो डिफरेंशियल फॉर्म है, और इंटीग्रल फॉर्म तो आपको पता ही है, इंटीग्रेशन लगा हुआ साथ में। तो ये डेल डॉट ई जो है वो आया था आपके पास रो बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस की बात हो रही है। तो इसकी इंटीग्रल फॉर्म क्या आ गई थी, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और आपके पास सेकंड क्या थी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, इसकी क्या आई थी, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। तो ये फंडामेंटल पोस्टुलेट टिप्स पे होनी चाहिए। अब जो बात करते हैं, अब सिंपल बात करते हैं कि आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है। अब कोई पॉइंट चार्ज, लेट अस से ये पॉइंट चार्ज आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू। अब ये पॉइंट चार्ज हर एक डायरेक्शन में इक्वली जो है वो इसकी इंटेंसिटी होगी, जो फील्ड होगी इसकी, फील्ड का मतलब लाइंस ऑफ फील्ड्स जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी हर एक डायरेक्शन में। और वो कितनी कितनी, लेट अस से मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मेजर करनी है मैंने, और इसका इससे जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। आर डिस्टेंस पे मेरे को यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये पॉइंट चार्ज है, इस पे चार्ज है क्यू, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये रही, ठीक है। इसी डायरेक्शन में होगी जो वेक्टर है ए आर। यहाँ पे जो फील्ड आई है वो फील्ड मैं निकाल लूँगा। इसके लिए हमारे पास ये आ गया, ये यूज़ होगा, इसको यूज़ करो। अब इसको मैं अगर यूज़ करता हूँ फार्मूले को, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू चार्ज है ना, कैपिटल क्यू तो नहीं है, स्मॉल क्यू की चार्ज की बात हो रही है, तो क्यू बाय अब सब फ्री स्पेस की बात हो रही है। तो अब ई क्या है, ई वेक्टर, ई वेक्टर क्या है, ई स्केलर आ गया ना यहाँ पे, स्केलर इनटू ई आर। ये डायरेक्शन क्या है, ई आर है, आर डायरेक्शन में है ना ये, तो ई आर कर लो और यूनिट वेक्टर लगा लो ई आर। इसी तरह से डी एस क्या है, डी एस आपके पास भी ये है, डी एस, ये डी एस भी वेक्टर है, ठीक है, और साथ में ए आर, इसकी डायरेक्शन भी ए आर होगी। तो ये दोनों वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई आपके पास, सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे लिखोगे ए आर ई आर डॉट ए आर डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ए आर डॉट ए आर 1 हो गया, ठीक है, सेम वो है, ए आर डॉट ए आर इज 1। और ई आर क्या है, ई आर जो फील्ड होगी वो कहीं मर्जी देख लो आप, वो कांस्टेंट ही होगी। तो ई आर को इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो आप। तो ई आर को बाहर लिखा। अब स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर।
अब ये आर है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया ना, तो इसको लिख दिया हमने ई आर, इसी को आगे कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। डी एस की वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई आर कितना हो गया, ई आर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी आई है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आई है आपके पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको आप ऐसे कर सकते हो, ई फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और जो लिमिट है, जो चार्ज है वो अप्रोचेस टू जीरो, वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और F इज इक्वल टू क्यू ई, ये तो मैं यूज़ करूँगा बार बार। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आपने याद। अब ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई है, तो अगर मैं कोई और चार्ज भी रख दूं, अब अगर कोई और चार्ज थोड़े डिस्टेंस पे कोई और चार्ज रख दिया हमने, तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, ये जो है कितना फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फोर्स भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और वो फोर्स का जो फार्मूला था वो किसने दिया था, वो फार्मूला दिया था कूलम्स ने। तो अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे कोई और चार्ज आ गया, यहाँ पे ये अगर Q1 मान लें इसको, यहाँ पे कोई चार्ज आ गया Q2, तो कितना फोर्स लगाएगी इस फील्ड की वजह से, इस पर कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स देंगे हम, फोर्स कितना आएगा, फोर्स दैट विल बी इक्वल टू दिस Q2 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, क्योंकि Q1 हो गया ना, तो Q1 आ गया यहाँ पे, तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया आपके पास Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसको बोला है कूलम्स लॉ। ठीक है, ये है कूलम्स लॉ, इजी है बहुत ज़्यादा। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 के। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा ये है। अगर ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, तो ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके एम्पलीट्यूड के, कि Q1 Q2 कितने चार्जेस हैं, वही आ गया। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रूफ हो गया कूलम्स लॉ का। आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे हम ड्राइव कर सकते हैं कूलम्स लॉ को। ठीक है, तो अब हम देख चुके हैं कि पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और शीट चार्ज, तीनों के लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट कर ली। अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी 1/r² के पॉइंट चार्ज में, और यहाँ पे लाइन चार्ज के केस में वो थी 1/r के, और E इंडिपेंडेंट थी, इसमें R था ही नहीं ना, शीट चार्ज के लिए भी किया था हमने। तो ये हम रफली कह सकते हैं कि जो पॉइंट चार्ज है वो बल्ब के इक्वल है, जो लाइन चार्ज है वो ऐसी जो लेंथी आपके पास ट्यूब्स होती हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, ऐसी ट्यूबलाइट्स लाइन चार्ज के इक्वलेंट है, और जो शीट चार्ज है वो ऐसे पैनल लाइट्स जो होती हैं हमारे पास। तो जो लाइट अच्छी होती है वो शीट चार्ज की बोली गई है, क्योंकि उसमें जो ये लेंथ है या डिस्टेंस है उस पर इंडिपेंडेंट होती है। वो जो बल्ब होती है वो तो जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते हो, जैसे जैसे दूर जाते हो उसको, वैसे वैसे लाइट एक्सपोनेंशियली डीके होती है, 1/r² से डीके होती है। लाइन चार्ज की जो है फिर भी लाइट ठीक होती है। सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट होती है लाइट वो बल्ब की होती है। फिर जो मिडिल में आता है आपके पास लाइन चार्ज, इसकी अच्छी होती है। और जो बेस्ट लाइट होती है आपके पास शीट की होती है, वो इसलिए होती है कि वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के।
ठीक है, अच्छी लाइटिंग चाहिए होती है तो शीट लगाते हैं हम, शीट की लाइट्स। चलो ये, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इसको स्केलर पोटेंशियल भी बोला है, स्केलर पोटेंशियल। तो हमारे पास हमने जो भी हम करेंगे, जो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हमने पढ़ी हैं उससे ही करेंगे। हमने कहा है था कि डेल क्रॉस E इज इक्वल टू 0 होता है स्टैटिक केस में, ठीक है, डेल क्रॉस E 0 होता है तो कर्ललेस है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कर्ललेस। अगर आपके पास कोई फील्ड कर्ललेस है तो उसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। तो वो स्केलर है E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। माइनस साइन क्यों आया तो अभी डिस्कस करेंगे इसको लास्ट में। अभी ये याद रखो, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ये इससे आया है, ये वेक्टर आइडेंटिटी होती है। अगर कोई फील्ड कर्ललेस है, कर्ल 0 है किसी फील्ड का, तो उसको हम डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर लिख सकते हैं। और वो डाइवर्जेंस, अरे यार, अगर डेल क्रॉस E 0 है तो ये कर्ललेस है E। अगर कर्ललेस है तो उसको ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर लिख सकते हैं हम। सो E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ये रिलेशन है हमारे पास। इसको आप सिंपल समझें कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इसमें हमारे पास ये कोई पॉइंट है P1, यहाँ पे कोई पॉइंट है P2, और इसमें दो पाथ एग्जिस्ट करते हैं P1 टू P2। सो एक बात तो ये हो गया हमारे पास, या आप इसको उल्टा कर सकते हो, P2 टू P1 कह रहे हैं हम, ठीक है, एरो हमने इस डायरेक्शन में लगाया ना, ठीक है, ये आ गया, तो एरो इसको अपोजिट कर दो, तो P1 टू P2 कर रहे हैं, तो ये वाला एरो, ठीक है। और दूसरा पाथ हो गया आपके पास ये, सो दिस इज़ पाथ 1, दिस इज़ पाथ 2। तो हमें P1 से P2 पे जाना है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ई फील्ड है। तो अगर कोई चार्ज मूव करना है मेरे को P1 से P2 पे, तो मेरे को जो फील्ड है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, अगेंस्ट द फील्ड मेरे को जाना पड़ेगा। सो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज गिवन बाय माइनस ई डॉट डी एल। जो ई डॉट डी एल है वो वर्क डन भी देता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन आया है कि अगेंस्ट द फील्ड हम वर्क कर रहे हैं। तो ये जो अगर P1 से मैं P2 पे जा रहा हूँ, तो जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ के, कोई भी पाथ फॉलो कर लो, वर्क डन उतना ही रहेगा आपके पास, ठीक है। चाहे हम पाथ 1 फॉलो करें, चाहे पार्ट 2 करें। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल था, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, जो हमारे पास कुछ वोल्टेज होगी ना, यहाँ पे जब चार्ज है तो उसकी कुछ वोल्टेज होगी, लेट अस से V1 है, यहाँ पे अगर वो पहुँच गया तो उसकी वोल्टेज कितनी होगी, V2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ये वर्क डन ही देगा। तो ये V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस P1 से P2 पे गया, ये भी P1 से P2 पे था वर्क डन, ठीक है, P1 से P2 पे गया, E डॉट डी एल, ठीक है, क्लोज है, ठीक है। तो ऐसे हम ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अब ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया, हमें पता है कि लेट अस से टू जो कंडक्टर्स हैं मेरे पास, प्लेट्स हैं कंडक्टर्स की, अगर इनको आप वोल्टेज अप्लाई करते हो इन पे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव है, वी नो दैट। अगर आपके पास ये जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा,
ये जो है ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फील्ड की डायरेक्शन है। पोटेंशियल किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो वोल्टेज है ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी ऊपर वाले में, तो इसलिए नेगेटिव साइन है इजकल टू माइनस डेल वी, क्योंकि इनकी दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ठीक है जी, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन आया। और जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के केस में क्या आई थी, वो आई थी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वाला रिलेशन अगर मैं यूज़ कर लूँ इजकल टू माइनस डेल वी, तो जो वोल्टेज आएगी वो आएगी आपके पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये डायरेक्ट रिलेशन भी आपने याद रखना है कि पॉइंट चार्ज के केस में जो वोल्टेज आएगी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा या स्केलर पोटेंशियल आएगा वो इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। तो अब पॉइसन और लैप्लास इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, अभी तक हमने देखा कि गॉस लॉ को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ सरफेसेस ऐसी होंगी जिस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो अननोन होगी। अभी तक क्या था कि हमें चार्ज डेंसिटी गिवन थी, चाहे हमने पॉइंट चार्ज लिया था उस पर भी चार्ज गिवन था, और लाइन चार्ज था, सरफेस चार्ज था, इन सब पे चार्ज डेंसिटी गिवन थी। तो उससे आपने इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जो पोटेंशियल है वो निकल जाएगा इजीली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन भी है इज इक्वल टू माइनस डेल वी। तो या तो वोल्टेज निकाल लो पहले, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो तो वोल्टेज निकल जाएगी। बट हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम भी आएंगी जिसमें जो चार्ज डेंसिटी होगी वो अननोन होगी सरफेस पे। अगर चार्ज डेंसिटी ही अननोन है तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। तो उसके लिए हमें कुछ अलग से बाउंड्री कंडीशन सोल्व करके फाइंड आउट करना पड़ेगा पोटेंशियल। पोटेंशियल को अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको ट्रैक करना इजी होता है और कैलकुलेट करना भी इजी रहता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होंगी उसमें पोटेंशियल निकालेंगे, तो उसी के लिए इक्वेशंस हैं हमारे पास। तो हमें पता है कि जो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स थे वो ये थे, दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स निकाले थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के, वो था रो बाय एप्सिलॉन। ठीक है, अभी मैं फ्री स्पेस की बात नहीं कर रहे, जनरल मीडियम की बात कर रहे हैं। ये इक्वेशन 1 है, और हमारे पास था डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेकंड है। अगर डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डाइवर्जेंस ऑफ एनी स्केलर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, लेट अस से ये इक्वेशन 3 है, पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 1, तो आपके पास ये आ जाएगा डेल डॉट माइनस डेल वी इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। ठीक है, अब डेल हमें पता है, डेल की जो वैल्यू थी वो थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए एक्स कर्ल बाय कर्ल एक्स, ए वाई कर्ल बाय कर्ल वाई, ए जेड कर्ल बाय कर्ल जेड। ठीक है, ये वैल्यू थी डेल की। अब डेल डॉट डेल, डाइवर्जेंस ऑफ डेल विद डेल, तो इसका ही प्रोडक्ट इसके साथ, तो ए एक्स कितना होगा, ए एक्स डॉट ए एक्स 1 हो जाएगा। तो ये आएगा कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर आएगा। और जो ये डेल स्क्वायर है इसको बोला है लैप्लासियन ऑपरेटर, इसका नाम अब ये है लैप्लासियन ऑपरेटर। ये तो डेल है ही है, तो पता ही है आपको, दिस इज डेल। सो ये डेल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे भी डेल डॉट डेल आ गया ना, माइनस को कॉमन लेके उधर कर लो, तो ये आ गया आपके पास डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। ये जो इक्वेशन बनी है ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा ना ये। अब डेल की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ, तो क्या है कर्ल स्क्वायर वी कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर वी कर्ल वाई स्क्वायर,
कर्ल स्क्वायर वी कर्ल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, क्लियर आ गया ना। सो इसका सोल्यूशन क्या देगा, सोल्यूशन ऑफ दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ v, ठीक है। अगर इसमें इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो पोइसन इक्वेशन है, इट स्टेट्स दैट द लैप्लेसियन ऑपरेटर और डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ही है ना ये, डेल ऑपरेटर जो यहाँ पे लिखा है हमने डेल डॉट डेल वी, तो इसको ये भी कह सकते हो कि ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट या लैप्लासियन ऑफ दिस वोल्टेज इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन इन सिंपल मीडियम। ये क्या है, ये आपके पास आ गया पोइसन इक्वेशन, ठीक है। दिस इज पोइसन इक्वेशन, ये वाली ऊपर वाले भी ये सेम, इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। तो अगर हमारे पास, अच्छा माइनस भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस हम, ये माइनस था ना, माइनस भी रहेगा यहाँ पे, ये माइनस, ये साथ में लेके चलना है माइनस, ये याद रखें प्लीज़, ये हमने स्किप कर दिया था, तो ये माइनस भी रहेगा। तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन, ये जो है ये आपके पास है पोइसन इक्वेशन। तो लैप्लासियन ऑपरेटर ऑफ वी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो इसको हम, ये तो आपके पास सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अगर इसको आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डेल स्क्वायर की वैल्यू होगी, डेल स्क्वायर वी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो r phi z होते हैं। तो उस केस में ये रहेगा आपके पास 1/r कर्ल अपॉन कर्ल r कर्ल v अपॉन कर्ल r प्लस 1/r स्क्वायर कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल phi स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल z स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई दिक्कत है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मेरी वीडियो है, हिंदी में ही है, तो वो एक बार देख लें तो उससे डाउट क्लियर हो जाएंगे। r थीटा फाई, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो इस केस में डेल स्क्वायर वी कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर वी को हम लिखेंगे 1/r स्क्वायर, ठीक है। ये अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को तो प्लीज़ वो वीडियो देखो, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगाओ क्योंकि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इंटीग्रल पार्ट है EMT का, क्योंकि स्पेस वेरिएशन तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही आएगा ना। जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं तब तो ठीक है, सिंपल है वो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, XYZ आ गया। जब यहाँ पे थीटा और फाई की बात आ जाती है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को आती है। उसके लिए सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में बताया गया है, वो देख लें एक बार। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो है ये बनेगा आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कुछ नहीं है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लेटेस्ट से कोई मीडियम है हमारे पास जिसमें चार डेंसिटी 0 है, तो ये तो लैप्लास इक्वेशन, सॉरी ये तो होगी पॉइसन इक्वेशन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ये पॉइसन इक्वेशन है, ठीक है। अगर ऐसा मीडियम है जिसमें आपके पास जो ये चार डेंसिटी रो है वो 0 है, तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन बनी इसको बोला है लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। और जो लैप्लास इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। अब जहाँ पे चार डेंसिटी अननोन है आपके पास है, ठीक है, तो उस केस में कुछ बाउंड्री कंडीशन को सोल्व करके हम डायरेक्टली इससे पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास, वी निकल जाएगा, और बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिलेशन बनता है
रो एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई एन। ठीक है, ये भी देखेंगे हम। तो इस रिलेशन से हम ये रो एस सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है इसका रोल। जो पॉइसन और लैप्लास इक्वेशंस हैं वो इसलिए यूज़ होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, अभी हमने देखा कि तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ इमेजेस। अभी हमने देखा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अगर अननोन हो तो डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते, गोज़ लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और ऐसी ही एक प्रॉब्लम आप यहाँ पे लेके चलो कि आपके पास अगर कोई कंडक्टर सरफेस है आसपास, आप कंडक्टर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो इजी नहीं रहेगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करना चार्ज डेंसिटी किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे किसी भी चार्ज की वजह से। तो उस केस में हमारे पास अगर ज्योमेट्री सिंपल है, सिंपल ज्योमेट्री के लिए हम जो मेथड है वो मेथड ऑफ इमेजेस यूज़ कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाता है काम। तो उसको देखने के लिए मेथड ऑफ इमेजेस है क्या, एक इमेज कंसिडर करते हैं हम। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। यहाँ पे ये कंडक्टर की शीट है जो एक्स वाई प्लेन में है और एक चार्ज है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, D0। ठीक है, तो अब अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे, यहाँ यहीं की बात कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट P पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो वो आएगी कि जो ये चार्ज है इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, वो फाइंड आउट कर लेंगे हम। या पोटेंशियल की बात कर लें, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल भी हमें पता है कि वी पोटेंशियल कितना आएगा इस चार्ज की वजह से यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे इस चार्ज की वजह से कुछ चार्ज डेंसिटी आएगी, ये आएगा रो एस। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कितनी चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर आई है और इस चार्ज डेंसिटी की वजह से कितना पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये अगर हम सोल्व करें सिंपल वे से, तो उसके लिए y ग्रेटर देन 0 रीजन के लिए अगर मैं सोल्व करें इसको, तो हमें जो लैप्लास इक्वेशन है वो सोल्व करते हैं। ठीक है, लैप्लास इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। तो इसमें सिंपल है, अगर इसकी वैल्यू को ओपन करूँ मैं कल सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये वैल्यू बनती है। प्रॉब्लम सिंपल है, प्रॉब्लम ये है कि एक चार्ज है साथ में कंडक्टर भी है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल कितना आया और लास्ट में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो पोटेंशियल सिंपल है, ये चार्ज की वजह से आएगा कितना पोटेंशियल आया, और चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई चार्ज डेंसिटी आएगी रो एस, तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल आएगा, तो वो भी फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें इकट्ठी हो गई अब। तो इन प्रॉब्लम के लिए लैप्लास इक्वेशन हमने बना ली हैं, पॉइसन और लैप्लास इक्वेशन अभी स्टडी की हैं। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसी इस रीजन में y ग्रेटर देन 0 रीजन में, मतलब इससे ऊपर, नीचे की बात नहीं हो रही है। ठीक है, y ग्रेटर देन 0 रीजन में हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो पोटेंशियल जो है वो फंक्शन पोजीशन का होगा x y z। ठीक है, तो उसके लिए 4 कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो 4 कंडीशन क्या है, वो है कि एट ऑल पॉइंट्स ऑन द ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन पोटेंशियल शुड बी 0। मीन्स अगर y की वैल्यू 0 है इन वैल्यू के लिए, मतलब v की x की वैल्यू कोई भी, y की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं y की 0 वैल्यू के लिए, इस प्लेन की बात हो रही है जिस प्लेन में हमारे पास कंडक्टर पड़ा हुआ है, उस प्लेन में जो पोटेंशियल आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है, ये जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है उससे आया है ये। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये 0 आ गया। पहली कंडीशन तो ये है कि एट पॉइंट ऑन द ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, जो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन्स हैं उस पे जो पॉइंट्स हैं उस पे जो पोटेंशियल आएगा तो वहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट। जो सेकंड है वो ये कहता है एट पॉइंट वेरी क्लोज टू क्यू। ठीक है, पॉइंट वेरी क्लोज टू क्यू,
इस चार्ज की बात हो रही है, इस चार्ज के पास पोटेंशियल कितना आना चाहिए? पोटेंशियल आपको पता है कि अगर पॉइंट चार्ज है उससे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आता है, Q अपॉन 4πε0r। अगर आप r ही 0 अप्रोच कर रहा है, ठीक है, वेरी क्लोज टू Q की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल कितना आएगा? इस फार्मूले से हम पोटेंशियल को दे देंगे उसको, वेरी लार्ज पोटेंशियल आएगा कहने का मतलब है, ठीक है, वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, जो थर्ड है आपके पास, थर्ड बाउंड्री कंडीशन ये है, एट पॉइंट वेरी फार, मतलब इससे बहुत दूर पोटेंशियल तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल जीरो रहेगा ना, तो फार पॉइंट्स कौन से हैं? जो क्यू है एक्स अप्रोचेस, जो एक्स की वैल्यू है अगर वो अप्रोच कर रही है प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो वो दूर वाला पॉइंट हो गया। वाई की वैल्यू जो है वो अप्रोच कर रही है प्लस इन्फिनिटी, अब माइनस क्योंकि वाई ग्रेटर देन जीरो रीजन के लिए कर रहे हैं हम, नीचे की तो बात ही नहीं कर रहे, तो वाई की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है। और जेड की वैल्यू जो है वो अगेन अप्रोच कर रही है प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो अगर ये मतलब इस पॉइंट से बहुत दूर की बात कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली जीरो ही होगा। एक ही आगे कंडीशन। और लास्ट में जो कंडीशन है, जो आपको बताया कि जो पोटेंशियल होता है वो सिमेट्रिकल होता है, तो इस केस में अगर आप सिमेट्री ले लें, एक्स वाई जेड शुड बी इक्वल टू होना चाहिए वी माइनस एक्स वाई जेड। अगर माइनस मतलब मिरर इमेज बनाएं और देखें कि x की माइनस वैल्यू के लिए, तो उन प्लेसेस पे सेम आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे जो पोटेंशियल है और इससे ही अपोजिट में यहाँ पे ले लें, तो वो पोटेंशियल कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जो वी एक्स वाई जेड है वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आना चाहिए वी एक्स वाई माइनस जेड। तो ये चार कंडीशंस हैं, सिंपल सी चार कंडीशंस हैं, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो भी सोल्यूशन इनको सेटिस्फाई करता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी उतनी कि इतना पोटेंशियल हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो ये सोल्यूशन जो है, ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करके फाइंड आउट करना वो डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ से जो चल ठीक है मान लेते हैं, यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, इसके 0 D 0 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम, जो पॉइंट P है जिस पे हमें फाइंड आउट करना है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस आ गया। लेट अस से उस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया है r डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? अंडर रूट x माइनस 0 स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर आ गया, प्लस y माइनस डी, सो y माइनस डी स्क्वेयर, प्लस z माइनस 0 स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर आ गया। तो ये इतना डिस्टेंस आ गया। तो पोटेंशियल कितना हो गया? इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आ गया यहाँ पे? इसकी वजह से पोटेंशियल, इसको V1 कर देता हूँ मैं, तो ये पोटेंशियल आ गया आपके पास 4πε0 r की वैल्यू ये है, ये पुट कर दो यहाँ पे। अब अज्यूम करते हैं कि इस चार्ज की वजह से कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज डेंसिटी आई है ρs। अब इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ क्या आएगा? पोटेंशियल आएगा। और इसके सेंटर से मान लो, सेंटर से जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये r1 है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो मैं क्या ले रहा हूँ? r1 ले रहा हूँ। यहाँ से इसकी इस डिस्टेंस की बात हो रही होगी, तो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस r1 है। तो इस जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर से भी कुछ पोटेंशियल होगा। वो पोटेंशियल कैसे देंगे? अब चार्ज तो है नहीं, तो चार्ज डेंसिटी से चार्ज बनाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ρs ds, ठीक है, इससे चार्ज मिल जाएगा, पता है हमें ये फार्मूला। और 4πε0 r1 ये आ गया। और जो टोटल पोटेंशियल आएगा इस पे वो आएगा, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, v इज इक्वल टू, ये कंसिडर नहीं करते यहाँ, लिखा नहीं जा रहा, v1 प्लस v2, तो दोनों का अलजेब्रिक सम आएगा। अब देखो ये तो फाइंड आउट हो जाएगा, v1 तो फाइंड आउट हो जाएगा, v1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो v2 है, एक तो हमें सरफेस नहीं पता, जो कंडक्टर होगा उसकी सरफेस अननोन होगी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी का नहीं हमें पता कि चार्ज डेंसिटी कितनी आई है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है सरफेस से। तो ये जो पार्ट है, ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है इसका, ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। ठीक है,
हमें पहले ये रो एस फाइंड आउट करना है कि रो एस कितना है, और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करो। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो तो जाएगा, डिफ़िकल्ट है टास्क। तो उसके लिए अल्टरनेट क्या है, जो अल्टरनेट ये है, अब ये प्रॉब्लम थी, इसको क्या करूं, कंडक्टर की प्लेट हटा दो यहाँ से, और इसके अपोजिट ही जितने डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, डी है ना ये, यहाँ से अपोजिट, इसके अपोजिट चार्ज मान लो, माइनस डी पे माइनस क्यू चार्ज मान लो, उसको ऐसे बना लो। तो अगर कंडक्टर हटा दो बीच में से, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो सेम डिस्टेंस पे ही उसकी मिरर इमेज मान लो माइनस क्यू चार्ज। ठीक है जी। तो अब फाइंड आउट कर लो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो था पॉइंट, उस पे अगर ये देखो प्लस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो आर प्लस दे दिया हमने, और जो माइनस चार्ज है उससे डिस्टेंस दे दिया आर माइनस। ठीक है, ये ओरिजिन है ही है। अब फाइंड आउट कर लो कि अब कितना आएगा। अगर आप फाइंड आउट करते हो पोटेंशियल को, तो वो पोटेंशियल रहेगा आपके पास वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अब क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही, इसकी वजह से कितना है ये आ गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, जो ये प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, तो ये प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ नीचे माइनस क्यू का लिखेंगे। तो प्लस क्यू का कितना आया आर प्लस, और माइनस क्यू का कितना आएगा, इसको मैं V1 दे देता हूँ, V2XYZ। ये कितना आया क्यू अपॉन माइनस क्यू चार्ज है ना, तो माइनस ही आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और दोनों का अलजेब्रिक सम टोटल पोटेंशियल के कल आएगा V1 प्लस V2। तो कितना आया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो ये आर प्लस था, ये आर माइनस है। ठीक है, तो 1 अपॉन आर प्लस माइनस 1 अपॉन आर माइनस। ठीक है, और इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 D 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं नीचे वाले के, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 माइनस D 0। तो ये जो आर प्लस है वो आप इजीली लिख सकते हो। आर प्लस जो आएगा वो आएगा जो पहले लिखा था हमने, वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आएगा ना। इसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस करके स्क्वायर कर दो। आर माइनस क्या आएगा, आर माइनस ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये जो सॉल्यूशन आ रहा है, जो ये सॉल्यूशन बना, ये वाला जो ये वैल्यू बनी, ये जो है, जो 4 बाउंड्री कंडीशन हमने दी थी, जो 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, उन चारों जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करता है। तो अब ये इजी हो गया मेथड, इसमें इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करना पड़ रहा हमें। मेन तो यही रहता है ना कि जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हों, वो हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये भी एक सोल्यूशन है इसका। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इस इक्वेशन से पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो फिर चार्ज डेंसिटी भी फाइंड आउट कर लेंगे, रिलेशन है हमारे पास। और इसकी ड्रॉबैक भी है मेथड ऑफ इमेजेस की। एक तो ये जो रीज़न है वो फाइंड आउट करने y ग्रेटर देन 0 रीजन पे ही अप्लाई होगा, बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर से नीचे की तरफ जब जाएंगे, चार्ज के अपोजिट उसमें जाएंगे, तो y लेस देन 0 रीजन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इमेज बना रहे हैं। तो यहाँ पे इमेज नहीं बनेगी, हटा के उसको इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है जिसको हम मान सकते हैं, बट y ग्रेटर देन 0 रीजन के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास वो है यूनिकनेस थ्योरम। तो यूनिकनेस थ्योरम states that a solution of Poisson or Laplace equation that satisfies the given boundary condition is a unique solution। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कितने भी solution ले आओ जिस Poisson और Laplace equation के, बट जो solution है वो unique ही होगा। तो इसको प्रूव करना है हमने कि जो solution है वो unique है। तो उसके लिए हमें एक सरफेस मान ली है, सरफेस S0। ठीक है, और ये जो सरफेस S0 है ये एनक्लोज कर रही है वॉल्यूम V। ठीक है, वॉल्यूम V इसमें एनक्लोज है। तो वॉल्यूम को मैंने ऐसे लिख दिया दिस V, क्योंकि जो पोटेंशियल है उसके लिए भी कैपिटल V यूज़ होगा, तो इसको मैंने स्मॉल में लिख दिया। अब हम मान रहे हैं कि
जो ये सरफेस है बड़ी सरफेस, इसके अंदर भी छोटी छोटी कंडक्टर की सरफेसेस हैं, ठीक है। तो ये S1 आ गया यहाँ पे, S2 और अप टू ये SN सरफेसेस हैं आपके पास, ठीक है, इनसाइड दिस S0। तो अब क्या अजम्पशन है हमारी, दोबारा देख लेते हैं। S0 कोई बड़ी सरफेस है, इसमें जो सब सरफेसेस हैं वो हैं S1, S2 अप टू SN सरफेसेस हैं। और हम मानते हैं कि दो सॉल्यूशन हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं इन पूरे इसके लिए, दो सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। दो सॉल्यूशन क्या, पोटेंशियल V1 और V2। देखो पॉइसन और जो लैप्लास इक्वेशन है वो पोटेंशियल की वैल्यू दे रही है, वोल्टेज V फाइंड आउट कर रहे हो उससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो उसका जो सोल्यूशन रहेगा वो यूनिक रहेगा, ये बात कर रहे हैं हम। तो हम कह रहे हैं कि उसका उल्टा लेके चल रहे हैं कि यूनिक नहीं है, दो सोल्यूशन है हमारे पास, V1 और V2। अब दो सोल्यूशन आ गए तो दो सोल्यूशन ही जो पॉइसन इक्वेशन है वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। सो डेल स्क्वायर V1 इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। और दूसरा आ गया कि V2 वाला भी इसको सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, तो ये आ गया। तो ये दो सोल्यूशन हमने मान लिए हैं इक्वेशन 1 और 2 के इसमें, ठीक है। और हम ये भी मान रहे हैं कि V1 और V2 हैं वो सेम बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। इस पे पूरे रीजन के लिए S0 के लिए भी S1 S2 अप टू SN के लिए सेम बाउंड्री कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। और हम VD भी डिफाइन कर देते हैं, VD जो डिफरेंस है V1 माइनस V2 का, ठीक है। अगर ये VD हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो कितना आ गया ये, अगर मैं डेल स्क्वायर VD भी फाइंड आउट कर लूँ, डेल स्क्वायर VD क्या है, डेल स्क्वायर V1 माइनस डेल स्क्वायर V2। तो ये कितना आया देखो, इसमें इक्वेशन 1 और 2 में पुट करो वैल्यू तो ये 0 आ जाएगा। तो डेल स्क्वायर VD कितना हो गया, इट्स इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर VD इज इक्वल टू 0। सिंपल लेके चलो उसको। और कंडक्टिंग जो बाउंड्रीज हैं उस पर जो पोटेंशियल है वो VD हमारे पास 0 आ गया है। यहाँ पर डेल स्क्वायर VD 0 है तो इसका मतलब VD 0 आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको सोल्व, अब यहाँ से नहीं लिख सकते हम कि हम कह रहे हैं कि V1 इक्वल टू V2 आ गया है, यहाँ से नहीं कह सकते उसको, पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज़ है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से नहीं कह सकते कि V1 इक्वल टू V2 आ जाएगा। यहाँ पे हमें प्रूव तो यही करना है कि V1 इक्वल टू V2। तो उसके लिए एक वेक्टर आइडेंटिटी है वेक्टर्स में, वो यूज़ करेंगे। वो क्या कहती है, डेल डॉट F कोई स्केलर है, A वेक्टर है, FA ये इसके इक्वल होता है F डेल डॉट A प्लस A डॉट डेल F, ठीक है। F जो है वो स्केलर है, A जो है वो वेक्टर है, डेल भी वेक्टर ही होता है आपको पता है। तो इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि F इज इक्वल टू आ गया VD, F को ले लिया VD, और A जो है वो वेक्टर है तो उसको ले लिया है डेल VD। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे, डेल की जगह तो डेल आ गया इस इक्वेशन में, तो ये जो वैल्यू है डेल की जगह डेल ही है, F की जगह क्या है, डॉट आ गया, F की जगह आपके पास आ गया VD, A की जगह डेल VD इज इक्वल टू F की जगह अगेन VD, ये आ गया डेल डॉट डेल VD प्लस A की जगह आ गया डेल VD डॉट डेल VD, ये आ गया, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या आ गया, डेल VD डॉट डेल VD, डेल VD डॉट डेल VD आ गया ना ये। तो इसको हम लिख सकते हैं VD डेल स्केयर, ये डेल स्केयर हो जाएगा, डेल डॉट डेल इज डेल स्केयर, तो ये बन गया। प्लस अब ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डेल VD स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल टर्म्स।
अब क्या करते हैं, टेक वॉल्यूम। अब ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, डेल स्क्वायर वी डी कितना है, डेल स्क्वायर वी डी तो जीरो है ना, अभी हमने देखा था। तो ये वाली टर्म तो जीरो होगी, दिस टर्म, ये वाली टर्म होगी आपके पास जीरो, ये पूरी टर्म जीरो होगी। तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, ये इक्वेशन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास रह गया है डेल डॉट वी डी, डेल वी डी इज इक्वल टू व्हाट, पहली टर्म जीरो आ गई, तो ये बन गया आपके पास मोड डेल वी डी स्क्वायर। अब इसमें क्या लो, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लो बोथ साइड, टेक वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड। सो ये आ गया आपके पास, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल ले लो, तो ये आ गया डेल वी डी स्क्वायर डी वी। अब अप्लाई करो डाइवर्जेंस थ्योरम को, यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको कन्वर्ट कर दे, इसको एक एलिमेंट रिज्यूम कर लो, जो ब्रैकेट में है इसको सिंगल एलिमेंट यूज़ करो, तो इसका ही क्या आएगा, सरफेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, जो ब्रैकेट वाली टर्म है पूरी, डॉट डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ये वी दूसरा आएगा इसमें ना, वॉल्यूम हम कह रहे थे कि वॉल्यूम हमारे पास ये वी है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करके चलो, तो यहाँ पे आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल, और हमारे पास आ गया मोड डेल वी डी स्क्वायर डी वी, ठीक है। तो हमने जो सरफेस अज्यूम की थी एस नोट, इंटरनल सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, जो बड़ी सरफेस थी एस नोट, ये बहुत बड़ी सरफेस हमने अज्यूम की थी, जिस जो वॉल्यूम एनक्लोज कर रही थी वी। तो और ये बहुत बड़ी सरफेस है जिसका जो रेडियस है वो आर है, बहुत बड़ी सरफेस की बात हो रही है। तो जो सरफेस एरिया आएगा, सरफेस एरिया वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, हमें पता है कोई भी सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा एस नोट। तो ये जो ds आ गया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ds, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर से इंक्रीज होगा। vd क्या है, vd हमें पता है, vd की जो वैल्यू आएगी, और ये डायरेक्टली 1/, कोई भी चार्ज की वजह से vd की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये कह सकते हो कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके आर के। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है तो डेल vd क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r स्क्वायर, ठीक है, और vd डेल vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r क्यूब, ठीक है। तो ये साइड देखो, इधर जो ये वाली टर्म है इंटीग्रेशन में, तो ये वाली टर्म क्या हो रही है, ये वाली टर्म डिक्रीज हो रही है किससे, 1/r क्यूब से, और जो ये है ये इंक्रीज हो रही है किससे, आर स्क्वायर से, क्योंकि जो सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर है। तो ये टोटल जो टर्म है, इस जो टोटल टर्म, ये डिक्रीज होगी किससे, 1/r से, ठीक है, ये डिक्रीज होगी, ये मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा 1/r आएगा, कहने का मतलब है इसका रिजल्टेंट आया फर्स्ट टर्म का जो ब्रैकेट में है 1/r क्यूब, ये ds का आया आर स्क्वायर, तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा 1/r। अगर ये सरफेस बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर ये सरफेस बहुत बड़ी है और r बहुत ज़्यादा है, r अप्रोचेस इन्फिनिटी, ठीक है, वेरी लार्ज है, तो 1/r जो ये वाली टर्म है, जो लेफ्ट हैंड साइड में पूरी टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी फॉर वेरी लार्ज सरफेस, ठीक है, फॉर वेरी लार्ज सरफेस दिस लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो। सो वी कैन राइट दिस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस डेल वी डी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब डेल स्क्वायर वी डी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी एवरीवेयर, क्योंकि डेल आ गया ना, तो ये कब होगा, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये डेल वी डी जीरो होना चाहिए, अगर ये बात लिख रहे हैं हम तो डेल वी डी जीरो होना चाहिए। तो अगर ग्रेडियंट
वीडी का ज़ीरो है एवरीवेयर, मीन्स जो वीडी है उसकी भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। ग्रेडियंट क्या क्या देता है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनी क्वांटिटी। तो अगर इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा तो वीडी भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर वीडी ज़ीरो आ गया मेरे पास, ये प्रूव करेगा, अगर वीडी ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब क्या, वीडी क्या है, v1 माइनस v2। तो वीडी अगर ज़ीरो आ गया, अगर ये इम्प्लाइज दैट v1 इज इक्वल टू v2। तो हमारे पास हमने दो सोल्यूशन मान के चले थे स्टार्टिंग में कि जो दो सोल्यूशन है पॉइसन इक्वेशन के, वो दोनों अब इक्वल हो गए हैं। तो यूनिकनेस थ्योरम यही कहती है, ये यूनिकनेस थ्योरम को हमने प्रूव किया है कि जो पॉइसन इक्वेशन है या लैपलेस इक्वेशन है, लैपलेस इक्वेशन लेके चले हम, उसका एक ही सोल्यूशन बनेगा फॉर गिवन बाउंड्री कंडीशन, और वो सोल्यूशन जो होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, जो नेक्स्ट है अब वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो एक सरफेस एज्यूम कर ली हमने, कोई बड़ी सरफेस है, इस पे जो चार्ज है हमारे पास, सरफेस है S0, और जो ये वॉल्यूम इनक्लोज कर रही है वो V वॉल्यूम इनक्लोज कर रही है सरफेस, और इस पे जो चार्ज है वो चार्ज है Q सरफेस पे। तो इसमें अगर हम एज्यूम करें कि जो करंट है, करंट आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जो चार्ज है वो डिक्रीज होगा। चार्ज डिक्रीज किसके प्रोपोर्शनल में होगा, वो प्रोपोर्शनल में होगा करंट के, कितना करंट आउटवर्ड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इनवर्ट के केस में उल्टा होगा, इनवर्ट अगर करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज इंक्रीज होगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो करंट है माइनस डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट हो गया ना, जो अगर करंट आउटवर्ड फ्लो हो रहा है तो जो चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है। सो और वैसे भी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है वो करंट ही होता है। इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और हमारे पास करंट का जो रिलेशन है वो चार्ज डेंसिटी से भी है, ऐसे रिलेशन है, जे डॉट डी एस इज इक्वल टू करंट। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जे डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। सिंपल सी इक्वेशन लिख दी मैंने। जो चार्ज है, चार्ज को मैं लिख लेता हूँ कि चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। अब वॉल्यूम इनक्लोज हो रहा है यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हो, जो ये वाली टर्म है क्यू की वैल्यू पुट कर दो, माइनस डी बाई डी टी रखो ऐसे ही। जो चार्ज है उसको हमने लिख दिया कि वॉल्यूम की बात हुई थी तो ये रो डी वी। ठीक है, ये चार्ज आ गया, क्यू है यहाँ पे, क्यू आ गया इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अब ये इक्वल टू आ गया आपके, ये बन गई बात, ये जे डॉट डी एस इज इक्वल टू, अब जो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये फंक्शन हो सकती है किसका, पोजीशन का फंक्शन भी हो सकती है। जो डिफरेंशिएशन है वो पार्शियल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम और इसको अंदर ले जाते हैं इसके वॉल्यूम के। सो वॉल्यूम इंटीग्रल कर्ल रो बाय कर्ल टी, ठीक है, डी वी, माइनस साइन भी है। तो यहाँ पे अब डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट कि अगर आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है डाइवर्जेंस का, डेल डॉट जे डी वी, तो वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल के बराबर आएगा। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस थ्योरम है ना ये, यू नो दैट डाइवर्जेंस थ्योरम, ये पढ़ चुके हैं हम डाइवर्जेंस थ्योरम। तो बाय यूजिंग दिस डाइवर्जेंस थ्योरम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट जे डी वी इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ कर्ल रो बाय कर्ल टी डी वी। तो दोनों साइड क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है,
तो इसको हम अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ये कह सकते हो, रफली ये कह सकते हो कि दोनों साइड हमने वॉल्यूम डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कर्ल रो बाय कर्ल टी। ये जो इक्वेशन बनी है ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और डेल डॉट जे मतलब नेट फ्लो, डाइवर्जेंस ऑफ जे, डाइवर्जेंस क्या देता है, नेट फ्लक्स या नेट फ्लो। तो नेट फ्लो आ गया वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी आ गया। तो इसके जो यूनिट हैं वो एम्पियर पर मीटर क्यूब है, क्योंकि ये वॉल्यूम में है आपके पास चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रीज़न है जिसमें ये रेट ऑफ चेंज ज़ीरो है, कर्ल रो बाय कर्ल टी ज़ीरो है, तो उस केस के लिए डेल डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। डेल डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो, नेट फ्लो अगेन ज़ीरो आ गया। तो ये इक्वेशन जो है इसको अगर आप डेल डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या किसके इक्विवेलेंट आ गई, जे डॉट डी एस, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है। डाइवर्जेंस थ्योरम ला के वॉल्यूम इंटीग्रल लेके वो साइड डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके ये आप लिख सकते हो इसको। तो ये भी आ गया। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि नेट फ्लो जो आ गया करंट का वो ज़ीरो आ गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन आई सब्सक्रिप्ट आई इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट्स का वो क्या आएगा, ज़ीरो होगा। कौन सी इक्वेशन है ये इक्वेशन है आपके पास किरचॉफ्स करंट इक्वेशन या करंट लॉ, ये कहता है ना, किरचॉफ्स एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ज़ीरो। तो ये भी एक तरह जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो फॉर्म ही है एक तरह से। अगर आप ये कर्ल रो बाय कर्ल टी ज़ीरो पुट कर दोगे तो वो एक तरह से किरचॉफ्स लॉ ही है। तो मैंने बताया था आपको, अगर ये ईएमटी है, ये बड़ा डोमेन क्या है, ईएमटी कंप्लीट, तो इसका एक छोटा सा पार्ट है सर्किट थ्योरी या एनएएस, ठीक है। कुछ जो कंडीशंस हैं वो जीरो पुट करके आप एनएएस के सारे जो लॉज हैं, सारी जो इक्वेशंस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब हम देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन का ही यूज़ करके कि इनसाइड ए कंडक्टर हमारे पास कैसा रहेगा बिहेवियर कंडक्टर का। सो जो डेल डॉट जे आ गया आपके पास, अब वो आ गया माइनस कर्ल रो बाय कर्ल टी। अब जो जे है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा कंडक्टिविटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो पता ही है। तो ये जे की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सिग्मा ई आ गया इज इक्वल टू माइनस कर्ल रो बाय कर्ल टी। और हमें पता है जो पोस्टुलेट्स हमने पढ़ी हैं, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो उसकी, रो बाय एप्सिलॉन। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ डेल डॉट, सिग्मा तो बाहर आ जाएगा ना, सिग्मा इंडिपेंडेंट है किसी पोजीशन के, कि अगर एक पोजीशन पे आप देख रहे हो हरियाणा में, आप कैलकुलेट कर रहे हो दिस सिग्मा कंडक्टिविटी, और एक जाके आप दिल्ली में कैलकुलेट करो तो वो तो सेम ही रहेगी ना। तो ये सिग्मा को बाहर लिख सकते हो आप, डेल डॉट ई रह गया। डेल डॉट ई क्या है, रो बाय एप्सिलॉन, तो इसकी जगह हमने लिख दिया रो बाय एप्सिलॉन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कर्ल रो बाय कर्ल टी। इसको रीअरेंज करो, जो इक्वल टू के उधर ले जाओ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इट सिंप्लाइज दैट कर्ल रो बाय कर्ल टी प्लस सिग्मा एप्सिलॉन रो इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन क्या देगा, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल गिव अस वैल्यू ऑफ रो। तो वैल्यू ऑफ रो इस इक्वेशन से निकल जाएगी, कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ रो नोट ई रेस पावर माइनस सिग्मा एप्सिलॉन टी, ठीक है। ये वैल्यू आई है, ये इनिशियल वैल्यू है कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे कितनी वैल्यू है, वो रो नोट है। तो ये सोल्यूशन आ गया आपके पास इस इक्वेशन का। अब ये टी की डिफरेंट वैल्यू के लिए देखो, जब टाइम ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो है तो ये रो कितना है, रो इज इक्वल टू है रो नोट, टाइम ज़ीरो पे रो इज इक्वल टू है रो नोट।
इनिशियल वैल्यू आ गई कुछ भी। अगर टाइम आपके पास आ जाता है एप्सिलॉन बाय सिग्मा, ठीक है, एप्सिलॉन बाय सिग्मा आ गया तो ये देखो ना एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में क्या होगा, माइनस सिग्मा एप्सिलॉन तो पहले ही है। अगर टी की वैल्यू आप एप्सिलॉन बाय सिग्मा पुट कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, ई रेस पावर -1 रह गया, ठीक है, तो ये हो गया 0.368, ठीक है। तो ये जो पॉइंट टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय सिग्मा पे जो ये वैल्यू है रो की, ये कितनी रहेगी है, रो नोट इंटू 0.368, और ये कह सकते हो कि ये 36.8% रहेगी है रो नोट की, ठीक है। पहले जो वैल्यू रो नोट थी उसकी कितनी वैल्यू रहेगी है, अगर टाइम पीरियड इतना हो गया एप्सिलॉन बाय सिग्मा पे 36.8% रहेगी। अगर पहले 100% वैल्यू थी वो 36.8% रहेगी। और ये टाइम पीरियड कितना है, इसको टाइम पीरियड को मैं टाउ लिख देता हूँ, टाउ इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा। तो ये अगर मैं फ्री स्पेस के लिए फाइंड आउट कर लूँ कि ये फ्री स्पेस के लिए कितना है, तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, फेरेड पर मीटर। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दूसरी फॉर्म में 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹ फेरेड पर मीटर। और अगर कॉपर का केस लें, कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, कंडक्टर में मैं कॉपर ले लेता हूँ। कॉपर के लिए जो हमारे पास सिग्मा रहेगा वो सिग्मा की वैल्यू है 5.8 इंटू 10⁻7 सीमेंस पर मीटर। ये वैल्यू आपके पास आ गई सिग्मा की। तो अब ये जो है टाउ फाइंड आउट करना है आपने किससे, एप्सिलॉन बाय सिग्मा से। वैल्यू पुट करो और फाइंड आउट करो। तो एप्सिलॉन कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय दिस सिग्मा 5.8 इंटू 10⁻7। ये अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो ये इक्वल टू आता है हमारे पास 1.52 इंटू 10⁻⁻19 सेकेंड। तो इतने सेकेंड में जो चार्ज डेंसिटी थी कंडक्टर के केस में, कनेक्टिविटी आ गई ना यहाँ पे, जो चार्ज डेंसिटी थी वो कितनी रहेगी है इनिशियल वैल्यू की 36.8% रहेगी। तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर कोई कंडक्टर है, होलो कंडक्टर, इसके बीच में अगर आपने कोई चार्ज रख दिया है तो वो फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उस जो चार्ज की वजह से जो आपने इसमें रखा है, और वो मूव कर जाएगा सरफेस के ऊपर कितने सेकंड में, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियली वेरी चेंज होगा इसमें, और जो चार्ज होगा वो कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा। और इनसाइड ए कंडक्टर आपके पास क्या रहेगा, रो ज़ीरो रहता है। अगर रो ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो ही होगा। तो इसलिए इनसाइड ए कंडक्टर जो है वो कोई भी चार्ज ज़ीरो होगा और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही मूव हो जाता है सरफेस के ऊपर। ये देखो ना कितने सेकंड में, 1.52 इंटू 10⁻⁻⁷ सेकेंड में वो 6.8% रहेगी। तो इतने ही और में वो ज़ीरो हो जाएगी और वो सरफेस पे जाके रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कोई भी चार्ज है। ऐसा ही केस आप ले सकते हो इंसुलेटर के केस में। इंसुलेटर के केस में जो ये ठीक है उसमें भी ज़ीरो हो जाएगा, पर ये जो टाइम होगा वो ईयर्स में हो सकता है, ठीक है, मंथ्स में हो सकता है, और कुछ ठीक है जो बीच में लाई कर रहे हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के, उसके लिए फिर हमारे पास क्या हो सकता है, आवर्स में हो सकता है। तो ये है कि ये हमने देख लिया कि भाई कितना टाइम लगता है हमारे पास ये चार्ज को मूव करने में सरफेस में। तो कंडक्टर में तो निग्लिजिबल टाइम लगता है, 1.52 10⁻⁻19 सेकेंड इज़ नथिंग, बहुत ही कम टाइम है।